अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का भौतिकता की चकाचौंध का युग, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, सब तरफ से देखें, गूगल, सब तरफ से देखें तो चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है। उस भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, वरना व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो हमें उस शांति को देने वाले, शांति प्रदाता, सनातन सत्य को देने वाले स्वामी कमलेशानंद जी स्वयं हमारे स्टूडियो में कृपा करके पधारे हैं, जो जग विख्यात है। सारी दुनिया के अंदर घूम घूम करके सनातन सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं कि हर घर, हर व्यक्ति तक, पूरे विश्व के अंदर सनातन सत्य पहुंचे, ताकि व्यक्ति शांति से जीवन यापन करे। तो ऐसे स्वामी जी को आप सबकी तरफ से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसा मैंने अभी बताया कि आज का युग भौतिकता का युग है। चारों तरफ टेक्नोलॉजी का डंका बज रहा है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे कोई भी हो, सब ब्रांच के अंदर, चाहे जीवन यापन की हो, लाइफ स्टाइल की हो, हेल्थ की हो, सब के अंदर हमारी ये जो भौतिकता, साइंस, टेक्नोलॉजी एकदम से ऐसी घुल मिल गई है जैसी दूध के अंदर मिश्री घुली हुई होती है। लेकिन ये जो भौतिकता है उसका लक्षण साधन देना, उसका लक्षण सुविधा देना है, क्योंकि ये पुद्गल से जुड़ा हुआ है। ये हमारे भारतीय ऋषियों ने सिद्ध किया है। तो कृपया बताइए कि ऐसे भौतिकता के युग के अंदर अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य किस प्रकार एक साधारण व्यस्त व्यक्ति के लिए, जो कि हर समय व्यस्त रहता है, उसके लिए किस प्रकार कुछ समय निकाल के वो इसको कारगर रूप से सुकून, शांति प्राप्त कर सकता है। खासकर उन क्षणों में जब वो बहुत पजल हो जावे, बहुत दिमाग से भारी हो जावे, ऐसी स्थिति के अंदर डिप्रेस हो जावे, ऐसी स्थिति के अंदर किस तरीके से हमारा सनातन सत्य जो है कारगर सिद्ध हो सकता है, कृपया बताइए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, आज भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी की काफी बोलबाला है और टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत सारे काम आसानी से और सरल हो रहा है, ये भी हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इंसान का जो पहले, आज से करीब 25, 30, 40 साल पहले का जो समय था, वो टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण छोटे छोटे काम के लिए अपना समय गंवाना पड़ता था। जैसे मैं सिंपल बात बताऊं, आज मेरे को बैंक बैलेंस चाहिए तो मेरे को बैंक के टाइम पे वहां जाना पड़ता था, क्यू में खड़ा होना पड़ता था, फिर मेरा नंबर आएगा तो वो मेरे को नंबर देंगे, नंबर मांगेंगे मेरा, तो उसमें से मेरे को कहेंगे कि इतना बैलेंस है, वो हमको लिखकर फिर घर पे आना था। ये छोटी सी बात है। तो छोटी सी बात के लिए हमको कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास मांगना है आउट ऑफ हाउस। तो आज क्या हुआ, आपको 10 बार देखना है बैलेंस, मोबाइल पे देख लो, किसी के पास जाना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि मेरा बैलेंस तो है, मगर मैं कुछ पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं तो चेक से होता था। और इसमें क्या होता था, पहले तो चेक से होने में, क्लियरिंग होने में टाइम लगता था, तो देना
चेक लिखना, चेक इनको मिलना, वो डिपॉजिट करे और इसके अकाउंट में आवे, उसमें 3, 4, 5 दिन कम से कम प्रोसेस में लग जाते थे। ये वेस्ट होता था, हमारा पैसा वेस्ट होता था। 5 दिन का पैसा किसी काम में नहीं आता था। और आज जमाना फास्ट है, क्या है? फास्ट। तो ये जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस में क्या हो गया भाई, हमारे अकाउंट में बैलेंस है, 1 सेकंड में ट्रांसफर कर दो इसको फ्रॉम मोबाइल, देखना भी नहीं है। उनके अंदर मैसेज आ गया, हमारे अंदर मैसेज आ गया डेबिट का, उनके अंदर आ गया क्रेडिट का, हमारे बैंक के स्टेटमेंट में भी आ गया। तो ये इजी हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी आज जरूरी बन गई है टाइम सेविंग के लिए। क्या बताया? टाइम सेविंग के लिए। हाँ, इसके लो फॉल्ट हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, मगर लो फॉल्ट से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो, 1 करोड़ लोगों के सामने अगर 5 व्यक्ति का ऐसा होता है तो कितना परसेंटेज का होंगे आप? कुछ भी नहीं है, 0.00001% है। तो 5 व्यक्ति का एनलार्ज करके टीवी में बताना, न्यूज पेपर में बताना, यूट्यूब में बताना और फिर हमको डराना, ये करेक्ट नहीं है। हर समय होता था। अब बैंक में पैसा लेने के लिए तो भी कट जाता था। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। वर्तमानता में जो कुछ सुविधाएं मिल रही है, इसका उपयोग करो एज पर द नेसेसिटी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं सब कुछ जानो, आपको जो जरूरत है उसको जानो और स्पीड से काम करो, ताकि आपका बचा हुआ समय आप आध्यात्म में सेव कर सकते हैं। हर जगह की बात करता हूं, क्योंकि आधुनिक जमाना बिल्कुल कैलकुलेशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? कैलकुलेशन। आज मैं जॉब करता हूं और मेरी जॉब का पगार मानो कि 1 लाख रुपया है महीने, 1 महीने 1 लाख रुपया मिलता है। तो मैं डिवाइड करूंगा कि 1 लाख का 30 को मैं भागूंगा, 30 दिन से भागूंगा, मैं डिवाइड करूंगा तो करीब करीब 3000 पगार पर डे होता है। और 3000 पगार को मैं अगर 8 घंटे में डिवाइड करूंगा तो मेरा पगार होगा 8 पंचा 40, तो 5000 रुपया पर आवर्स मेरा सैलरी हो गया है। 5000 रुपीज पर आवर मेरा सैलरी हो गया। अभी 1 घंटा मैं वहां देता हूं तो मेरे को 5000 मिलता है। अभी मैं घर पे कोई काम करने वाला रखता हूं, जो किचन, वो बर्तन साफ करता है, कपड़े करता है, पोछा करता है, आप समझे, मेरा रसोई बनाता है, और वो कहता है मैं 10,000 रुपया लूंगा। तो मेरे को लगता है कि ये 8 घंटे का 10,000 लेते हैं तो मेरे लिए तो फायदा है ना। 2 घंटे का पगार मेरे को पूरे महीने में उनको देना है, पूरे महीने में उनको मेरे 2 घंटे का पगार देना है। तो मैं ये 2 घंटे को 10,000 बचाने के लिए मैं क्यों इतना आवर स्पेंड करूं? नहीं समझ में आया? समझ में आया। तो ये इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग, आप समझे कि नहीं? समझ। अभी मैंने आपके पास से पैसा लिया कि अभी आपको 1.6 आपको हर महीने इंटरेस्ट दे दूंगा, आप मेरे को 10 लाख रुपया दे दो। आपने मेरे को दे दिया, मेरे को आपको 10,000 रुपया हर महीने देना है इंटरेस्ट। मैं समझता हूं कि ये जो पैसा मेरा है, मैंने लगाया है, उसमें 4 और 5% मेरे को मिलता है, तो मैं इसमें लगाऊंगा। तो मेरा पैसा तो नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट, मैं घर पे बैठे बैठे यहां से यहां पैसा लूंगा, यहां लगा दूंगा, आपको भी दे दूंगा, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो पहले जमाने में पैसा लेना, मांगना, इन्वेस्ट करना, पेपर वर्क करना, ये सब टेंशन था, वो अभी खत्म हो गया। अब घर पे बैठे बैठे एफ डी बना सकते हैं, घर पे बैठे बैठे विड्रॉ भी कर सकते हैं, घर पे बैठे 15H का फॉर्म भी दे सकते हैं। आप समझे ना? तो इजी हो गया। तो उसका लाभ लो और वो समय बचता है वो आध्यात्मिक रिसर्च में लगाओ। मैं रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं। मैं जब साइंस की बात करता हूं तो साइंस वो नॉलेज नहीं है, रिसर्च है एंड रियलाइजेशन है। साइंस सिर्फ नॉलेज नहीं। नॉलेज तो प्राइमरी है, आपको आगे बढ़ने का एक बेसिक रॉ मटेरियल। वास्तव में आपको जो अनुभव होता है वो रियल साइंस है, और वो रियल साइंस आप अपने शब्दों में दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि आपने अनुभव किया है। इसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात है, वंस यू रियलाइज थ्रू द प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, उसके बाद जो अनुभव होता है वो बहुत बड़ी बात है।
ऐसे में यही कहता हूं कि आज का जो जीवन है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया है, तो हमारा जीवन कितना सरल हो जाए वो आप उसमें आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। जहां तक मैकेनिकल प्रोसेस है, वहां तक बिल भरना है, आप बैठे बैठे बिल पे कर सकते हैं। तो आपको दुकान ऑफिस कितने बजे खुलेंगी, कितने बजे नहीं, चेक लिखना है, पैसा ले जाना है, गिनती करवाना है, लाइन में खड़ा रहना है, ये सब कुछ करना नहीं है। तो ये आपका टाइम सेव हो गया। तो हर बातों में आज टेक्नोलॉजी इंसान को बहुत हेल्प करता है, मगर आप वो नहीं जानते हैं तो आपको आपकी जो वैल्यू है इन सोसाइटी वो रहती नहीं है। क्या आपको इतना भी नहीं आता है? क्योंकि देखो एक बात जरूरी है, हर व्यक्ति को समय काल के अधीन जीना पड़ता है। आउटर जीवन, इनर जीवन के लिए मैं बात नहीं करता हूं, इनर जीवन आपका पर्सनल है, मगर जो आउटर जीवन है, बाहर का जीवन, वो तो लोगों के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप लोगों के साथ इतना डिस्टेंट नहीं बनाओ कि वो समझे कि ये व्यक्ति गवार है, अनएजुकेटेड है, या तो इनको कुछ आता ही नहीं है, इतना समझे। इतना कमजोर तो हम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, मैंने ज्यादातर व्यक्तियों को देखा है मानसिक तौर से वो हार गए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास एबिलिटी नहीं है कुछ सीखने की, है, सीखना नहीं चाहते, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। और मैं मानता हूं एक व्यक्ति जो कुछ भी काम कर सकता है सीख के, वो काम हम भी कर सकते हैं ट्रेनिंग लेके, और अगर वो जरूरी है तो हमको सीखना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। तो दुनिया के साथ, दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ बेसिक नॉलेज रखना और अपना काम निकलवाना, ये आज के जमाने में बहुत जरूर हो गया, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और छोटा काम आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समय बचाओ, और वो समय आप आपके चॉइस वाले फील्ड में उसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं ये नहीं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान वो आध्यात्मिक ज्ञान से ऊपर है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है, मगर आप जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया में व्यवहार करना होता है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है का ज्ञान है तो आप वो व्यवहार इजीली कर सकते हैं। नहीं तो पहले के जमाने में कि लगा लाइन में लगाओ, पहले जमाने में मेरे को टिकट लेना है, रेल की टिकट, तो मेरे को देखना पड़ता था कितने बजे वो खुलेगी, फिर वहां जाके मेरे को फॉर्म लेना था, फॉर्म भरना था, फिर कौन सी लाइन में खड़ा रहना है वो देखना पड़ता था। फिर कहते कि ये टिकट नहीं है, ये रेल में नहीं है, ये रेल में, फिर मैं कहता पूछ के आऊंगा, तो फिर पूछना पड़ता दूसरे व्यक्ति को कि मैं ये लूं कि ना लूं। यानी छोटा काम कितना हो जाता था, बड़ा हो जाता था। आज क्या होगा, मोबाइल में वो देख लेते, ये 5 ट्रेन की टिकट है, कौन सी बुक करानी है, आपको तो ये कर दो, खत्म हो गई बात। टिकट भी मोबाइल देते हैं, पैसे भी मोबाइल से देते हैं, तो काम क्या हो गया, इजी हो गया। इसीलिए जो जरूरी है वो सीखना जरूरी चाहिए, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लो। तो मेरा कहने का मतलब ये, हर समय जो समय चलता है उसके मुताबिक आप नहीं चलोगे तो समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और इसीलिए हम जब समाज में जीते हैं और सामाजिक व्यक्ति के रूप में हम जब जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो सीखना जरूरी है। अगर ये समाज से हम दूर रहते हैं, जैसे हिमालय में रहते हैं, तो ये सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है हमको। तो जो जरूरत है वो सीखना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी वैल्यू है। और दूसरी बात क्या होती है, आज जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है वर्ल्ड की, और मैं समझता हूं ये जानकारी के आधार से आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है। जो सोच छोटी होती है ना, वो बड़ी हो जाती है, और बड़ी सोच ही ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में आपको हेल्प करेगी। क्या करेगी, हेल्प करेगी। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड का रहस्य जानते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कोई इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं है, या छोटे ग्रुप का ट्रूथ नहीं है। तो ऐसी सोच से ही आपका विजन भी क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा। आपको हर चीज मालूम हो जाएगी, ये दुनिया कैसे चलती है, आप समझे।
नहीं तो पहले तो हम देखते थे भाई अहमदाबाद में गोल्ड का भाव क्या है, बोला इतना है, कल बढ़ जाएगा, कल कम हो जाएगा, क्या मालूम, हम तो बाजार देखेंगे तो मालूम होगा। आज ग्लोबल हो गया, हमको यहाँ बैठे मालूम हुआ अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, अफ्रीका में क्या है, रशिया में क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या है। और वर्ल्ड में प्रोडक्शन नहीं मालूम होता है कि प्रोडक्शन क्या होता है, एवरीडे वो रिपोर्ट आता है उसके अंदर गूगल में। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो भाव कम होगा, प्रोडक्शन कम होता है तो भाव बढ़ जाएगा, डिमांड ज्यादा होगी तो भी भाव बढ़ जाएंगे, डिमांड कम होगी। जैसे अभी जो हमारा मौका आया था क्या कहते हैं वो बीमारी का पूरे वर्ल्ड वाइड, कोरोना, तो उसमें डाउन हो गया था। तो ये वर्ल्ड वाइड हमको इससे ग्लोबल जानकारी मिलती है, तो हमारी जो सोच जो लिमिटेड थी वो भी रहती नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारा बेनिफिट है। और ग्लोबल में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हर चीज को लोगों को एवरेज प्राइस से मिलती है, क्योंकि आज मार्केट खुला हो गया है, आप किसी को चीट नहीं कर सकते। जो चीज अमेरिका में $5 मिलती है वो चीज यहाँ ज्यादा से ज्यादा $60 में मिलनी चाहिए, मगर कोई $5 का $25 लेंगे तो नहीं चलेगा इनका, क्योंकि मालूम हो जाएगा कि अमेरिका में इतनी मिलती है, घर पे बैठे बैठे मालूम है मेरे को। तो इसीलिए आज वर्ल्ड एवरेज हो गया। क्या हो गया? एवरेज। पहले ये जानकारी नहीं थी तो हमारे पास जो चीज थी उसको मोनोपोली थी, मैं जो चाहे वो प्राइस से बेचूंगा, क्योंकि दुनिया को मालूम नहीं था। तो ये सब जानकारी जरूरी है। और आध्यात्म में जब आपको समय सेव होता है तो आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले छोटी छोटी बातों में क्योंकि हमको दिखता नहीं था तो तनाव रहता था। क्या रहता था? तनाव रहता। आज हम ऑन द स्पॉट देख सकते हैं मोबाइल के जरिए, तो हमको रिलैक्स हो जाते हैं। तो हर बातों में बेनिफिट लॉस तो होता ही है, फिर भी ओवरऑल इस काल के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है उनका बहुत सारा बेनिफिट है और आपकी लाइफ इजी हो जाती है। और वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन करना, कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन करना, जीवन का ऑर्गेनाइज करना आपको आसान हो जाता है। तो मैं मानता हूं हर बातें जीवन में सीखनी भी चाहिए जो जरूरत है, और इसका लाभ भी लेना चाहिए। और हमारा जो फील्ड है इसमें भी ज्यादा समय मिलेगा तो उसके अंदर भी आप डीप में जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार बहुत ब्रॉड है, आप पुरानी चीजों को महत्व देते हो और नई टेक्नोलॉजी जो नया परिवर्तन आया उसको भी नहीं कोसते हो। आप कहते हो संतुलन बिठाओ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, लेकिन उसके साथ साथ में साइंस के अंदर रिसर्च एंड रियलाइजेशन करो, तभी आपका जीवन होलिस्टिक होगा, नहीं तो एक तरफा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो साइंस है ये गति देता है और अध्यात्म है वो अंकुश देता है, वो उसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो दोनों का रहना जरूरी है। कार चला रहे हो, पैडल मार दिया और स्टीयरिंग से उसका अंकुश नहीं हुआ तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। दोनों चीजें जरूरी है क्योंकि संसार संतुलन पे चलता है। तो आपके बहुत स्पष्टीकरण के लिए हमारे श्रोतागण को एक नई बात मिली। स्वामी जी, अभी हम नई टेक्नोलॉजी, नई विज्ञान का काम कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान का मैटर लेता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर करीब जो है 150 करोड़ की जनता है और मानते हैं कि आज भूखा नहीं है व्यक्ति, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भूखा का अर्थ खाली रोटी से क्या होगा? कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा अगर सामान्य स्तर भी पैरेलल होने आता है तो ऐसे बहुत से लोग हैं, 50% लोग हैं जो ठीक है पेट भराई तो कुत्ता जानवर सभी करते हो, पेट भराई अपनी कर रहा था, पहला गरीबी के रेखा के नीचे तो आज नहीं है, परंतु फिर भी 50% जो है वो जब सिर्फ पेट भराई करता है तो इन टेक्नोलॉजी के जितने भी आविष्कार है, जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका वो उपयोग कैसे करे। और क्वेश्चन ये है कि वह किस तरीके से संतुलन बिठावे। मैं भी संतुलन की बात कह रहा हूं कि
उसको आवश्यकता तो घर के अंदर 50,000 रुपए महीने की है, और कितनी भी मेहनत करता है, अपनी पूरी ताकत लगाता 10-15 हजार, तो बाकी का पैसा वो कहां से लाए? और जब उसका यही संतुलन नहीं बैठता है तो किस तरीके से वो साइंस करे, रिसर्च करे? तो कृपया ऐसे लोग जो पूरा वेल टू डू अभी है ही नहीं है, एकदम मामूली स्तर पर है, वो किस तरीके से जीवन को संतुलित करे? वो क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा है। मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारतवर्ष के लोगों की सदियों से विशेषता रही है कि कम खर्चे में जीना ये उनकी आदत हो गई है। और पहले से ही यहाँ भारतवर्ष में कम से कम 200 साल से ही पैसे की बहुत कमी रही है लोगों के हाथ में, और इसीलिए यहाँ एक एक पैसे की कीमत होती है और इंसान पैसे का वेस्ट नहीं करता था। आज जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ा तो लोग खरीदी करते हैं, शौक की खरीदी करते हैं, फर्नीचर ये वगैरह, गाड़ी बंगला, सब लोग मतलब नेसेसिटी से ऊपर से जाते हैं वो। तो एक बात जरूर है कि पैसा नेसेसिटी के जितना तो होना चाहिए, पर मैं मानता हूं भारतवर्ष में शायद 80% पीपल ऐसे हैं जिनके पास नेसेसिटी तो है। आप कहो कि उसके पास पक्का मकान नहीं है, गांव में कच्चा मकान है रहने का, कपड़े है, खाना है, मिनिमम बेसिक। स्कूल में, गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है, छोटी सी जॉब मिलती है, उसमें उसका गुजारा चलता है, क्योंकि उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सब्जी लाना, अनाज लाना, वो शौक नहीं हो सकता है इससे, मगर ये हमारे जीवन की आदत हो गई। मगर इसके साथ ही धीरे धीरे लोग, जब 50% लोग जब पैसे वाले हैं, जो पैसा खर्च कर सकता है, नेसेसिटी से ऊपर कर सकता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही व्यक्ति निचले तबके के लोगों को आगे लाएगी। जैसे एग्जाम्पल दूं, हम पहले, आज से करीब 50 साल पहले, हम बाल कटाने के लिए 1 रुपया 50 पैसा देते थे बाल कटाने का। आज वही बाल कटाने का हम 50 या 100 रुपया देते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वही तो पैसा देते हैं ना, तो उनको क्या मिलेगा? अपग्रेड मिलेगा ना। तो ऐसे पहले जमाने में, आज से 50 साल 60 साल पहले, लोग पैसा खर्च कम करते थे और सेविंग ज्यादा करते थे, कम इनकम में भी सेविंग करते थे फॉर फ्यूचर। ये हमारी सोच थी। आज परिस्थिति बदल गई। आज पैसा कमाओ और खर्च करो, और लोन से मकान लो, लोन से कार लो, लोन से मोबाइल लो और खर्च करो। तो इस प्रकार से अपने जीवन में, इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे खर्चों करते हैं, तो समाज के लिए तो अच्छी बात है। तो आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे और आगे आध्यात्म, विज्ञान और समाज की बात करते रहेंगे। स्वामी जी, हमारा एपिसोड संपन्नता की, और आपके कहने का अर्थ ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करो, लेकिन उसके इतने क्या परवश मत हो, और उसके साथ साथ में आप भीतरी जगत को भी उतना ही महत्व दो, केवल बाहरी जगत के अंदर ही गोते मत लगाते रहो। स्वामी जी, संतुलन के जो आपके उपदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। you